गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ सी ए विनोद पहलवानी। और आज हम डिस्कस करेंगे एक जो नया क्लॉज आया है इनकम टैक्स में, सेक्शन 43 बी क्लॉज एच में। उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ने वाला है, और ये डिस्कस करने के लिए हम ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो जनरली क्वेश्चंस क्लाइंट की तरफ से आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस डिस्कशन में, ताकि क्लाइंट के सारे जो डाउट्स हैं इस सेक्शन से रिलेटेड वो क्लियर हो पाए। और हमारा जो स्टाइल रहेगा वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा, और वो डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है सी अशोक गुरानी, माय पार्टनर। तो मैं इसमें क्वेश्चन पूछूंगा जो क्लाइंट की तरफ से आते हैं, और अशोक उसके आंसर आंसर। देंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अशोक, आप मुझे ये बताओ कि ये जो सेक्शन 43 बी एच जो क्लॉज है, ये क्या बताना चाहता है? सेक्शन 43 बी क्या था, उसमें एक नया क्लॉज एच ऐड हुआ है। यस। हाँ। सेक्शन 43 बी वो ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट में था। उस सेक्शन के मुताबिक कुछ एक्सपेंसेस जो बिजनेस के हम करते हैं उसका डिडक्शन हमको पेमेंट बेसिस पे मिलता है। जब तक आप पेमेंट नहीं करो तब तक वो डिडक्शन नहीं मिलता। अभी उसी सेक्शन के अंदर एक नया क्लॉज एच ऐड किया गया है। वो रिलेटेड है कि अगर आप कोई परचेज करते हो और कोई एक्सपेंस करते हो, और वो जहाँ से आपने परचेज किया जो आपका सप्लायर है, अगर वो माइक्रो एंटरप्राइज है या स्मॉल एंटरप्राइज है और एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो उनको आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है एमएसएमई एक्ट में। उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको उसका डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका सेल्स है 1 लाख रुपए और आपका परचेज है 80,000 रुपए, तो आपका नेट प्रॉफिट बनता है 20,000 रुपए, और 20,000 रुपए पे आपको इनकम टैक्स देना है। इस सेक्शन को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जो आपको 80,000 परचेज का आपको जो माइनस मिला, डिडक्शन मिला, तो आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपके 20,000 के प्रॉफिट में ये 80,000 भी ऐड हो जाएगा। आपको 1 लाख रुपए पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। राइट, सो फ्रेंड्स, शॉर्ट में अगर बताऊं तो एमएसएमई एक एक्ट ऑलरेडी है जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको हेल्प करता है। वो एक्ट में ऑलरेडी बताया गया है कि जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उनको जो बायर्स है वो 45 डेज के अंदर पेमेंट दे दे। अब इसको एक्सटेंड करके इनकम टैक्स में भी लाया गया है, और इनकम टैक्स में ऐसा बताया गया है कि अगर आप एमएसएमई को पेमेंट 45 डेज के अंदर नहीं करते हैं तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। शॉर्ट में ऐसा बोला राइट। जाएगा। ओके, तो अशोक जी, इसका मेन पर्पस क्या है? ये इनकम टैक्स में लाने का पर्पस क्या है? देखिए, एमएसएमई जो इंटरप्राइजेस है, मतलब माइक्रो इंटरप्राइजेस या स्मॉल इंटरप्राइजेस है, ये इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन होती है। इनके ऊपर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है वो डिपेंडेंट होती है। अगर उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो कोलैप्स हो जाएगी और इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा। इसके लिए टाइमली पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इनकम टैक्स में ये सेक्शन लाया गया, ताकि जो परचेजर्स है वो उनको टाइम पे पेमेंट करें। नहीं करेंगे तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस तरह से वो पेमेंट को टाइमली प्रमोट करने के लिए डाला है। राइट, सो इस वीडियो में हम दो एंगल पकड़ सकते हैं। जो एमएसएमई सप्लायर सप्लायर और रिसीवर जो है, बायर जो है, वो एमएसएमई में हो या ना हो उसका फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। तो इसका मतलब, अगर आप एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर करा दोगे तो आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट मिले, वो इंश्योर करने के लिए दो तरीके हैं। वो एमएसएमई में एक ऑलरेडी बेनिफिट दिया गया है, प्लस अभी और भी मार पड़ेगी इनकम टैक्स में। जो बायर अगर आपको वो नहीं देता है तो उसका इनकम टैक्स का लायबिलिटी बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। तो अगर तो आप एमएसएमई में नहीं हो तो आप एमएसएमई में रजिस्टर रजिस्टर करा करवा लो। दो, एक ये एडवांटेज आपके लिए हो गया। और अगर आप सब बायर हो तो ऐसे हालात में भैया आपको ध्यान देना है कि आपको 45 डेज में पेमेंट करना है। ठीक। इसमें और एक चीज बता दूं,
एमएसएमई के रूल्स के हिसाब से अगर 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते तो परचेजर को उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो इंटरेस्ट भी 3 टाइम्स दी बैंक रेट। इनफैक्ट इनकम टैक्स में उस इंटरेस्ट का भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो और ओके, भी एक बेनिफिट है राइट। सो आज का हम डिस्कशन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू इनकम से टैक्स पॉइंट ऑफ सीमित व्यू। रखते हैं। ओके, अब अशोक जी आप मुझे ये बताइए कि ये क्लॉज अभी आया है, राइट। फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ अप्रैल में, ओके। मार्च में खत्म होगा, ओके। ये अभी हमारी डिस्कशन चल रही है जनवरी में कि ये 43B आया। हम्म। तो अब तक तो बहुत सारे बायर्स ने हाँ। परचेस की हाँ। और वो 45 डेज में पेमेंट नहीं हुई हो, ओके। राइट? ऐसे हालात में उसका जुर्माना इन पे लगेगा, यानी उनका डिडक्शन चला जाएगा कि क्या होगा? नहीं, इसमें इनकम टैक्स में ये दिया गया है कि अगर आप जो फाइनेंशियल ईयर में आप पेमेंट करते हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, भले ही वो 45 डेज से लेट किया हो। अभी ये फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ, अगर आप आज भी पेमेंट कर देते हैं तो आपको इसी साल में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आपका पुराना पेमेंट है और वो पुराना पेमेंट आपका बाकी है और वो आप मार्च से पहले भी क्लियर कर देते हैं तो आपको तो आपको, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही डिडक्शन मिल जाएगा। राइट, तो भैया मार्च एक कट ऑफ डेट है। जो भी पेमेंट्स आपकी 45 डेज के बियॉन्ड गई है, बाकी है, चुकाना बाकी है, तो आप वो मार्च में पे कर दीजिए और मार्च में पे करने करने से आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। इसमें और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो आपका आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2023 का है उसके ऊपर इस प्रोविजन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो आप कभी भी पे कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये प्रोविजन एप्लीकेबल किया गया 1 अप्रैल 2023 से। इसका मतलब उसके पहले का जो परचेज है, भले ही वो आज की डेट में भी अगर आउटस्टैंडिंग है, इवन मार्च 24 के बाद भी अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो भी कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा। इसका मतलब अशोक जी का ये कहना है कि जो आपका फाइनेंशियल के ओपनिंग बैलेंस हैं, जो आपके आउटस्टैंडिंग है और वो अभी तक आपने चुकाए नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको एडमिट, क्योंकि वो मैं ऐसा समझता हूँ उसका लॉजिक ये है कि वो डिडक्शन आप ऑलरेडी ले चुके हो। डिडक्शन भी ले चुके हैं और इनफैक्ट हो सकता है वो सारे अमाउंट पे कुछ डिस्प्यूट भी चलता हो, कुछ भी हो, आज की डेट में भी अगर वो बाकी है तो हो सकता है डिस्प्यूट भी हो, तो उसके ऊपर वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है अशोक जी, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे लगता है कि ये क्लॉज आने से एमएसएमई इसका गैर फायदा न उठाए, यानी एमएसएमई बिल बढ़ा के बेच दिया या सप्लाई कम किया या खराब क्वालिटी का माल भेजा, हाँ। ऐसे हालात में एमएसएमई बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमको 45 डेज में पेमेंट तो मिलेगा ही, तो क्या ये दुरुपयोग हो सकता है इस क्लॉज का कि कैसा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी कोई बायर और सेलर के बीच में डिस्प्यूट होगा, डिलीवरी को लेके, क्वालिटी को लेके, क्वांटिटी को लेके, पेमेंट टर्म्स को लेके कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो जो ये पीरियड ऑफ 45 डेज है ना, उसमें वो डिस्प्यूट वाला पीरियड जो है वो काउंट नहीं होगा। इसका मतलब जिस दिन पे डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा उस रिजॉल्व डे से लेके 45 डेज हमको गिनना है, तो इससे एमएसएमई कोई गैर फायदा नहीं ले सकता। तो डिस्प्यूट है नहीं है, उसका सबूत, उसका मतलब एविडेंस क्या होना चाहिए? इसका एविडेंस कम्युनिकेशन, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो एज अ परचेजर आपको सप्लायर के साथ रिटर्न में एक कम्युनिकेशन रखना चाहिए कि मुझे आपने जो क्वांटिटी सप्लाई की है वो बराबर नहीं है, उसकी क्वालिटी बराबर नहीं है। इसका एक रिटर्न में ईमेल हो, लेटर हो, पोस्ट हो, एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में रखना चाहिए। ओके, सो शॉर्ट में ये है कि अगर आपका डिस्प्यूटेड है, आप बायर हो, आपका सप्लायर एमएसएमई है और डिस्प्यूट है, तो आप रिटर्न में उसका एविडेंस रखो कि आपने डिस्प्यूट रेज किया है। जब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, वहां से आपको 45 डेज काउंट करने हैं। ठीक है, तो ये हुआ इससे रिलेटेड, इस प्रोविजन से रिलेटेड। अच्छा, टाइम पीरियड में एक और बात बता दूं मैं, 45 डेज तभी काउंट होंगे जब रिटर्न एग्रीमेंट किया गया हो सप्लायर के साथ, मतलब एमएसएमई यूनिट के साथ रिटर्न एग्रीमेंट हो।
अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो आपको पेमेंट 15 डेज में करना है, उसमें पीरियड और कम है। ओके, अशोक जी ने एक नया पॉइंट लाया है, रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत है। तो अशोक जी, कई बार ऐसा होता है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, सर्विस इंडस्ट्री है, वो सप्लाई करता है अपनी सर्विसेज, वो डायरेक्ट इनवॉइस भेज दिया, हाँ, तो रिटर्न एग्रीमेंट यानी अलग से एक एग्रीमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि बिल इज ऑल्सो अ रिटर्न एग्रीमेंट? बिल इज ऑल्सो रिटर्न एग्रीमेंट। इस केस में ऐसा कर सकते हैं, अगर बिल में भी पीरियड नहीं लिखा है कि टर्म्स ऑफ पेमेंट इतने दिन में पेमेंट करना है, इतने दिन में पेमेंट, अगर वो बिल में भी नहीं लिखा हुआ है तो बेटर रहेगा कि दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, उसका भी एक एविडेंस रखे। ओके, तो 45 डेज का पीरियड काउंटिंग कौन सी तारीख से होता है, कब से चालू होता है 45 डेज? 45, इसमें दो चीजें हैं। एक, अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो जिस दिन गुड्स की डिलीवरी आपको मिली वहां से लेके आपको 45 डेज गिनने हैं। और अगर आप सर्विस ले रहे हैं किसी यूनिट से तो जिस दिन आपको सर्विस रिसीव हुई उस दिन से आपको 45 डेज गिनने हैं। तो बायर के लिए एक सजेशन है कि आप सर्विस की डिलीवरी जब भी लें, डिलीवरी चलन हो, उस पे साइन कीजिए, वो एविडेंस हो गया। ट्रांसपोर्ट का बिल हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट, रिसीव हुए राइट। तो और बिल्टी सेम वे, संभाल के रखना है आपको। सर्विस जब डिलीवर होती है, साइन करके डेट मार दीजिए, वो एक एविडेंस हुआ डेट काउंटिंग के लिए, राइट। मोटा मोटा अभी तक के डिस्कशन में हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हो सके 45 डेज के अंदर पेमेंट कर दो। सेकंड, अगर मार्च से पहले उसी फाइनेंशियल ईयर में आप डिडक्शन लेना चाहते हो तो मार्च से पहले भी अगर पेमेंट कर दोगे, भले 45 डेज की अगर ऊपर गया हो, तो भी इनकम टैक्स में तो डिडक्शन मिलेगा। माइंड वेल, एमएसएमई में क्लाइंट सप्लायर जो है वो आप पे क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट का। राइट। 45 डेज वो एमएसएमई वाला है, पर अभी हमारा डिस्कशन इनकम टैक्स सेक्शन 43 बी एच के अंदर ही है। उसके अंदर अगर आपका 45 डेज के बियॉन्ड आप पेमेंट कर रहे हैं पर बिफोर मार्च कर रहे हैं, तो भी आपको कोई डिडक्शन मिल जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। इसमें एक और एक एग्जांपल दूं मैं। मान लीजिए कि आपने ईयर के एंड में परचेज किया, 31 मार्च को आपने परचेज किया और उसके टर्म्स है 45 डेज के। तो आप 31 मार्च को परचेज करते हैं और 45 डेज जो 15 मई को खत्म होते हैं, अगर 15 मई को भी आप पेमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन पुराने साल में मिल जाएगा, राइट, मतलब क्योंकि आपने फॉलो किया 45 डेज में 45 आपने डेज कंप्लीट कंप्लीट किया, किया। तो आप 45 डेज वाला कंप्लीट करते हो, राइट, तो डिडक्शन मिलेगा उसी फाइनेंशियल ईयर में। सेकंड, अगर लेट भी हुआ, मार्च आ गया और 90 डेज हो गया है आपने पेमेंट नहीं किया, पर मार्च से पहले आप कर देते हैं, तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। अब अशोक जी, मुझे ये बताइए कि जो एमएसएमई है उसमें मैंने सुना है अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। राइट। एक होते हैं मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइडर और ट्रेडर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स। राइट। तो ये जो एमएसएमई को, ये जो सप्लायर है उसको मैं एडवांटेज गिनता हूं, हाँ, और जो बायर है उसके लिए कंप्लायंस गिनता हूं। कंप्लायंस। तो ये जो कंप्लायंस की जो तलवार है, वो सभी तरह के एमएसएमई के साथ हुए कि कुछ छूट दी गई है? नहीं, ये सबके साथ है कंडीशन कि वो माइक्रो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। ओके, तो जो मतलब अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है सामने वाला, तो आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट। एमएसएमई में, पर माइक्रो और स्मॉल, ओके, मीडियम एंटरप्राइज कवर्ड नहीं है। परफेक्ट, मीडियम एंटरप्राइज मीडियम कवर एंटरप्राइज नहीं है, कवर्ड नहीं है। ठीक है। अब एक और चीज के, हाँ अशोक जी, अभी ये बताइए कि सपोज ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, मार्च में खत्म हुआ, 45 डेज हो गए, मैंने पेमेंट नहीं दिया, राइट। मुझे उसका डिडक्शन नहीं मिला, पर ओके। मुझे भविष्य में पेमेंट तो उसको करना है। ओके। मतलब मैं उसका पेमेंट अगर 24-25 में करूं ओके। या 25-26 में करूं, राइट। ऐसे हालात में मेरे को, इस साल तो मैंने इनकम टैक्स ज्यादा भरा, ओके। नेक्स्ट ईयर मेरे को उसका डिडक्शन मिलेगा? श्योर मिलेगा। आप जब जिस साल में आप पेमेंट कर रहे हो उस साल में आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके, मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको रखना है कि आपको ये डिडक्शन पहले नहीं मिला है और अभी आपको मिला है।
ठीक है। अशोक जी, कई बार ऐसा होता है कि पार्टीज के साथ डीलिंग में पहले ही बोला जाता है कि हम आपको 90 डेज के बाद पेमेंट देंगे। ओके। तो अगर ये है तो भी मुझे 45 डेज वाला प्रोविजन लगेगा कि मुझे 90 डेज के बाद ही करना है? देखिए, एमएसएमई एक्ट के हिसाब से जो मैक्सिमम डेज अलाउड है वो है 45 डेज, और इनकम टैक्स में भी वही 45 डेज को ही फॉलो करना है। भले आपका एग्रीमेंट 60 डेज या 90 डेज हो, पर आपको पेमेंट जो करना है वो 45 डेज के अंदर ही करना है। इसमें दूसरा एक हो सकता है कि आपका टर्म्स जो एमएसएमई के साथ है, पेमेंट का जो टर्म्स है सप्लायर के साथ, वो मान लीजिए वो 30 डेज का है। तो ऐसे केस में आपको पेमेंट 30 डेज में ही करनी है, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। उस केस में आप 45 डेज का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इसका मतलब शॉर्ट में हम ये समझें कि 45 डेज मैक्सिमम डेज है। मैक्सिमम है, या आपका जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट 30 कम- डेज है, तो विच एवर इज लेस पकड़ के Whichever is चलना है। less. तो अगर आपका एग्रीमेंट 30 दिन का है तो फिर 45 डेज आपके लिए नहीं है, फिर 30 दिन के 30 अंदर ही दिन के करना है। और अगर एग्रीमेंट 45 डेज के बियॉन्ड है तो भी आपको 45 डेज के अंदर ही पेमेंट करना है। ठीक है अशोक जी, अब बड़ा सवाल आता है कि ये क्लॉज अगर कंप्लाई करना है हाँ। तो बायर के एंगल से, ओके। बायर के एंगल से हम पहले डिस्कस करें कि बायर के एंगल से उसका मोडस ऑपरेंडी या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए टू इंश्योर दैट दे आर कंप्लाइंग सेक्शन 43BH। मेरी सलाह ये है इसमें कि जो सप्लायर है, सॉरी जो परचेजर है, परचेजर को एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। उसको सारे जो उनके सप्लायर है उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। ओके। उसके बाद वो सारे सप्लायर से उनको कंफर्म करना चाहिए कि वेदर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो है तो बेटर है उनसे वो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ले ले। अगर एमएसएमई बोलता है कि हम है एमएसएमई पर हम रजिस्टर्ड नहीं है, तो एटलीस्ट उनका डिक्लेरेशन ले ले राइटिंग में कि हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद बेटर रहेगा कि जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एज अ परचेजर आपको वो वेरीफाई करना चाहिए कि जो वो एमएसएमई यूनिट बोल रहा है वो फैक्ट है कि नहीं। बेटर रहेगा कि हम वेरीफाई कर लें। ओके, सो फ्रेंड्स, इधर कहने का मतलब ये है कि एक आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और वो एवरी ईयर आपको करनी चाहिए कि जिन भी पार्टीज से आपने मटेरियल बाय किया है या सर्विसेज ली है, आप उनसे डिक्लेरेशन लीजिए कि हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, या हम एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं। उसका डिक्लेरेशन लेना चाहिए। तो राइट, तो जो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं उनका पेमेंट अगर 45 डेज के ऊपर जाता है तो आपका डिडक्शन कट नहीं होगा। पर जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो उनका तो आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है। तो ये एक बेटर एक्सरसाइज रहेगी कि आप पार्टीज के लिस्ट रखो एक एक्सेल शीट में, साइड में लिखो कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, और रजिस्टर्ड है या नहीं है मेरे हिसाब से वेरीफाई भी करना चाहिए। अभी इसमें एक और अच्छी चीज आ गई है, वेरिफिकेशन, क्योंकि ये नया क्लॉज आया। नए क्लॉज के बाद एमएसएमई के पोर्टल पे जहाँ से एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे ये नंबर वेरीफाई करना आसान हो गया है। अभी वेरिफिकेशन विदाउट ओटीपी होता है। तो जो एमएसएमई यूनिट है, सप्लायर है, उसके पास जो ओटीपी जाता था वेरिफिकेशन के लिए, अभी ओटीपी की जरूरत नहीं है, कोई भी उसको वेरीफाई कर सकता है। इसका मतलब जो बायर है उसके लिए आसान किया गया है ये देखना कि जो मेरा सप्लायर है वाकई में वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सप्लायर झूठ बोल देते हैं कि हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, तो आप वो वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। इसमें एक और एडवाइस हो सकती है कि अगर कोई भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और हमारा सप्लायर है, जनरली सेलर और परचेजर के बीच में अच्छा एक रिलेशन होता है, तो हम ऐसा एडवाइस दे सकते हैं कि आप अपना नंबर इनवॉइस के ऊपर ही मेंशन कर दीजिए एमएसएमई का। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये हुआ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ बायर। फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ सेलर, कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए कि हर सेलर अपने इनवॉइस पे ही अपना नंबर लिख दे। एक तो ये है। दूसरा, जिसको उसने सेल किया है और पेमेंट डिमांड करना है
उनको ईमेल भेज दे, सर्टिफिकेट भी भेज दे, कॉपी जेरोक्स के हमने एमएसएमई में रजिस्टर करवाया है, आप 45 डेज के अंदर पेमेंट कर दीजिए, तो आपको आपको उसका डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलेगा, राइट? सो मोटा मोटा सारे क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप वो इस कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, रिप्लाई करेंगे, राइट? आई होप ये वीडियो बहुत सारा क्लैरिफिकेशन दे रहा है। आई थैंक सी अशोक Thank you. Burani for joining the discussion, right? This will discussion will definitely help MSME as well as buyers जो एमएसएमई से बाय करते हैं, उनके मन में जो भी डाउट्स हैं वो हमने इधर कवर करने की कोशिश की है। विद दिस आई थैंक यू ऑल, थैंक यू Thank you. अशोक, वंस अगेन थैंक यू ऑल, या